हाँ सर, भर दिए फॉर्म। गुड। स्नेहल, आवाज आ रही है मेरी आपको? स्नेहल, आवाज आ रही है क्या? प्रियंका वाडेकर, आवाज आ रही है? निश्चित शेट्टी? यस सर। लास्ट क्लास आप नहीं थे ना? नहीं सर। ओके। जोशी, डिम्पले जोशी? सर लेकिन यूट्यूब पे देखा नहीं। डिम्पले जोशी, यस सर। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास? अकाउंट, कौन से अकाउंट? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वाला, एफडी आरडी वाला। टीडीएस क्या होता है मैडम, जब समझाओ, मैं भूल गया हूँ। व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्शन। सेविंग अकाउंट में लगेगा टीडीएस? नहीं, एफडी और आरडी टाइम डिपॉजिट कब होता है लगेगा? 1 लाख का मेरा एफडी है, टीडीएस लगेगा क्या? इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होगा तभी लगेगा। और पैन कार्ड नहीं है तो? 10% पेनल्टी, मतलब टोटल 20%। पैन और एटीएम का फुल फॉर्म बता दो, छोड़ दूंगा। पैन फुल फॉर्म ऑफ एटीएम एंड फुल फॉर्म ऑफ पैन। नहीं पता। एटीएम का बताओ। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चॉइस दूं आपको? निश्चित, मैं जब क्वेश्चन जिनसे पूछता हूं वही आंसर दें। सर मैंने नहीं बोला। आपसे इससे पहले भी मैंने बोला है, या फिर जो भी बोल रहे हैं पीछे से, जब तक आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन आपका नाम लेके ना पूछूं तब तक आप बोले मत। सर मैंने नहीं बोला। मतलब जो भी XYZ जिन्होंने ही बोला हो, जब तक इंडिविजुअल क्वेश्चन इंडिविजुअल नाम लेके नहीं मैं बोलता हूं तब तक उसका आंसर ना दें। जब आपसे पूछूंगा उस समय बताना है। हाँ जी मैडम, एटीएम का फुल फॉर्म चॉइस दूं क्या आपको? सर नहीं पता फिर। चॉइस में तो कहीं भी लगा सकते हैं ना, 1 2 3, आंख बंद करके मार दिया 3 पे। नहीं पता सर। ठीक है, जान लीजिए, नेक्स्ट टाइम से भूलने का नहीं। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इट्स नॉट ऑटोमेटिक। पहला ही चॉइस ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा, टिक मार्क नहीं करना है ना? AUTOMATTED, automated teller machine is correct full form of ATM, and permanent account number is correct full form of PAN. डन? याद रहेगा नेक्स्ट क्लास? पूछ रहा हूं, याद रहेगा क्या नेक्स्ट क्लास, या फिर से नेक्स्ट क्लास अजूबा लगेगा? अजूबा लगे सर क्या बोलता तुम्ही? याद रहेगा। वेरी गुड। चलो, मृणाली पवार। यस मैडम, आरबीआई के गवर्नर का नाम बताइए, क्या है? आरबीआई। आरबीआई का नाम सुना है? क्या है आरबीआई? हाँ सुना है सर। हाँ, गवर्नर कौन है? चॉइस दो। हाँ सर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दूसरा, रजनीश कुमार। तीसरा, शशिकांत दास। चौथा, नन ऑफ दीज। फिर से बोलो। हाँ चॉइस फिर से बोलो। शायद नन ऑफ दीज है सर। वेरी गुड। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ दीज इसका आंसर है। नन ऑफ दीज बोले। 1 मिनट सर, नहीं याद आ रहा है। कोई और बता सकते हैं आरबीआई गवर्नर? तो शशिकांत दास। जिन्होंने भी शशिकांत दास बताया है गलत है। मुझे मालूम था शशिकांत दास को ही आप टिक मार्क करेंगे, इसका आंसर मैंने शशिकांत दास चॉइस में दिया था। शशिकांत दास इज नॉट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 25th एंड प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज शक्तिकांत दास। याद रहेगा?
शक्तिकांत है वो, शशिकांत नहीं है। अंतर बनाए रखिए, नहीं तो पहला ही चॉइस दिखेगा उसको मार दीजिएगा, वहीं पे गलती हो जाएगी, 1.25 मार्क्स चले जाएंगे आपके। शक्तिकांता है ना सर? शक्तिकांत है, शक्तिकांत, शक्तिकांत, इतना याद रखने का, आरबीआई का है तो शक्तिशाली होगा, तो शक्तिकांत पे टिक मार्क करना है, ना कि शशिकांत पे, ठीक है? ओके। यस। वृंदा, पहली क्लास है आपकी, वृंदा। वृंदा माइक को अनम्यूट कीजिए और मैंने जो पूछा है उसका रिप्लाई दीजिए। जो मैं नहीं चाहता हूं, जो मुझे नहीं पसंद है, वही मुंबई के स्टूडेंट करने पे आमादा रहते हैं कि सर आप चाहे कुछ भी पूछ लो, लेकिन आज जन्मसिद्ध अधिकार हमारा है, जन्मसिद्ध अधिकार हम लेके आए हैं कि मैं बोलूंगा तो नहीं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज हम जिस टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे वो आपकी अकाउंट होगी, और उस अकाउंट में जिस अलग अलग टाइप वैरायटी ऑफ अकाउंट की हम बात करेंगे, वो बेसिकली शुरुआत हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, एफडी अकाउंट क्या है और आरडी अकाउंट क्या है। ये 4 अकाउंट आपने देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा कि हमने क्या बताया है। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करेंगे। पहले सुन लीजिए, अवधारणा सुन लीजिए, फिर हम लिखने और लिखाने की बात करेंगे। हमने क्यों आखिर इन्वेस्टमेंट का नाम, आवाज आ रही है ना? यस सर। हमने क्यों आखिर, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आवाज। यस। हमने क्यों आखिर इन्वेस्टमेंट का नाम दिया है, तो आप महसूस करें। हमने इन्वेस्टमेंट का नाम इस कारण से दिया है, जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं और आपको 2 घंटे के बाद अगर जरूरत पड़ती है 500 रुपए की, तो आप अपने एटीएम से जाके पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन ये ऐसा अकाउंट है, जो अकाउंट का नाम मैं बताने वाला हूं, ये एक ऐसे अकाउंट है जिसमें आपने एक बार पैसा डाल दिया तो अनटिल अनलेस उस अकाउंट ने अपने टर्म को पूरा नहीं किया है। जैसे एफडी में आपने रखा, तो एफडी भी आप ब्रेक कर सकते हैं, है ना? आज आपको पैसे की जरूरत है तो कल जाके आप एफडी ब्रेक कीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मतलब है एक बार पैसे आपने डाल दिए, डिपॉजिट कर दिया, जब तक उस अकाउंट ने अपने मैच्योरिटी को पूरा नहीं किया है, या फिर जो बेनिफिशियरी था उसका डेथ नहीं हो गया है, तब तक किसी भी कंडीशन में आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम यही सोच के पैसा डालते हैं कि लंबे समय के लिए, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, 15-20 साल के बाद हमें इस पैसे की जरूरत संभवतः पड़ सकती है, तो फिर हम इस अकाउंट का यूज हम करते हैं। देयर आर 2 अकाउंट्स जिनका नाम मैं आपके बोर्ड पर लिखने वाला हूं। एक का नाम है पीपीएफ, फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ is Public Provident Fund Account, and the full form of other account is SSA, that is Sukanya Samriddhi Account. समझ में आया नाम? क्या बोला मैंने? यस सर। हाँ, पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एंड सुकन्या का तो मैंने नाम बता ही दिया कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। अब ध्यान से सुने कि कौन खोल सकता है पीपीएफ, कौन खोल सकता है सुकन्या। पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट, खोलने के लिए कोई भी मिनिमम एज का लिमिटेशन नहीं है, और मतलब कहने का मतलब ना तो लोअर एज का लिमिटेशन है, ना तो अपर एज का लिमिटेशन है। अगर आज मेरी एज 75 ईयर्स है और आज मैं चाहता हूं अकाउंट खोलूं पीपीएफ का, तो मैं खोल सकता हूं। आज मेरी एज अगर 1 साल है, फिर भी मैं चाहता हूं कि पीपीएफ अकाउंट मेरे बच्चे के नाम से हो, तो मैं अपने बच्चे के नाम से अकाउंट खोल सकता हूं। मींस देयर इज नो एज बार ऑफ ओपनिंग पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। सिमिलरली अगर दूसरे साइड में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट की, तो आप जाने कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट हम सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड का ही खोल सकते हैं, मतलब छोटी बच्चियों का ही अकाउंट ओपन होगा। बट यहां पे एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि जिस दिन अकाउंट खुल रहा है, जिस दिन अकाउंट ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट गर्ल चाइल्ड का एज
10 ईयर प्लस नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब 10 साल से छोटी बच्ची का ही हम अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हमने अकाउंट खोल दिया तो हम यहां पे कितने पैसे मिनिमम और कितने पैसे मैक्सिमम हम डाल सकते हैं। तो आप जाने कि हम जो मिनिमम पैसे डाल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, दैट इज अप्रैल टू मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर में जो कम से कम पैसा आप पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं, दैट कैन नॉट बी लेस देन 500 रुपीज, 500 रुपए से कम वो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक बार आपने बच्ची के नाम से आपने खोल दिया है तो एक साल के अंदर जो पैसा कंपलसरी आपको कंट्रीब्यूट करना है वो है 250 रुपए। तो एज में दिक्कत नहीं, मिनिमम कंट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं, किसका खोल सकते हैं आप में इसका दिक्कत नहीं, कितना मैक्सिमम हम डाल सकते हैं। तो आप जाने कि पीपीएफ अकाउंट एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट बेसिकली ये आपके इनकम टैक्स के क्लॉज 80C के अंदर आता है। 80C का क्लॉज ये बोलता है कि आप मेरे पास पैसे डालिए, हम आपको इनकम टैक्स रिबेट देंगे, और ये इनकम टैक्स रिबेट जो 80C के अंदर आपको मिलते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को मिलते हैं, वो है 1.5 लाख। कहने का मतलब ये है यू कैन नॉट डिपॉजिट मोर देन 1.5 लाख इन वन फाइनेंशियल ईयर इन बोथ द अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अभी सुने कि आखिर हम क्यों खोलते हैं इस अकाउंट को, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है जो इस अकाउंट को हम खोलते हैं। तो दे आर बेसिकली 2 रीजन बिहाइंड। एक तो इनकम टैक्स आईटीआर जब हम भरेंगे उसमें अगर ये डिपॉजिट दिखाएंगे तो इनकम टैक्स में हमको छूट मिल जाएगी 1.5 लाख तक का। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली आपके सेविंग से, आपके एफडी से ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा होते हैं तो कितनी ज्यादा होती है, तो जो भी आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं या एफडी अकाउंट खोलते हैं तो अलग अलग बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। एफडी आप देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है आपको 5.60 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, एसबीआई में 5.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो एफडी पे, सेविंग पे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। बट दिस इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट इज पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये बैंक का अकाउंट है ही नहीं। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है। इस कारण से आप पोस्ट ऑफिस में खोलें, आप एचडीएफसी बैंक में खोलें, आप बैंक ऑफ इंडिया में खोलें या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोलें, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एट पार इन ऑल द इंस्टीट्यूशन। तो चेंज कौन करेगा? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने का राइट भी बैंकों को नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही है। आज के डेट में चूंकि कोविड पेंडेमिक का जो पीरियड चल रहा है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके रिड्यूस हो चुके हैं, बट आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पीपीएफ अकाउंट पे दिए जा रहे हैं दैट इज 7.1%, और जो आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किए जा रहे हैं दैट इज 7.6%। देखिए फिर से मैं बोलता हूं, इससे पहले की जो मैंने बात बताई है वो संभवतः फिक्स्ड है, वो चेंजेबल नहीं है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। हमें अलग अलग क्वार्टर के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, तो जब भी आपका नजदीक में कोई सा एग्जाम होगा, जैसे दिसंबर तक के लिए फिक्स है, जो आपकी सितंबर टू दिसंबर का क्वार्टर है उसके लिए फिक्स है कि पीपीएफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी जितने भी बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर हैं, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो बच्चियों का 10 साल से कम के लड़कियों का हमने खोला है उसमें 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। लेकिन सपोज जनवरी मंथ में आप किसी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही आपको आपके एग्जाम में टिक मार्क करना पड़ेगा। तो ये है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये है पीपीएफ अकाउंट। अभी मैंने पहले ही बोला कि साहब इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो क्या और कब हम ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट ब्रेक कर सकते हैं? तो आप जाने कि पीपीएफ अकाउंट, यू कैन नॉट ब्रेक योर पीपीएफ अकाउंट बिफोर 15 इयर्स। 15 साल से पहले आप किसी भी कंडीशन में पीपीएफ से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ अपवादें हैं, 4 साल 5 साल के बाद कुछ परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, उसको हम एक्सेप्शन बना के दूर कर देते हैं आपके एग्जामिनेशन से, ये एक्सेप्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप जाने द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज 15 इयर्स एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट की जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड।
फिर से बोलता हूं, देखिए दोनों में अंतर है। एक में मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आज मैंने पीपीएफ अकाउंट खोला है तो आज से 15 साल के बाद, मतलब 2020 में आज मैं खड़ा हूं तो इसका मतलब है 2035 में जाके वो मैच्योर होगा, तो मैं 2035 में जाके वो अकाउंट को ब्रेक कर सकता हूं। लेकिन अगर आज मेरे बच्ची का एज 9 ईयर है तो वो जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट मैच्योर होगा वो जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी उसके बाद होगा। मतलब 21 ईयर ऑफ अकाउंट नहीं है, 21 ईयर ऑफ अकाउंट का लेंथ नहीं है, दैट इज 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगर गर्ल चाइल्ड आज के डेट में 1 साल की है, इसका मतलब 20 साल के बाद उसका अकाउंट मैच्योर होगा। आज अगर गर्ल चाइल्ड का एज अगर 10 साल है, इसका मतलब 11 साल और भी उस अकाउंट में रखना पड़ेगा जब तक कि वो लड़की 21 वर्ष की आयु में नहीं पहुंच रही है। तो इतनी बात आपको इस दोनों अकाउंट के परिप्रेक्ष्य में जानने हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने पीपीएफ का नाम बताया, सुकन्या का नाम बताया, कौन खोल सकता है, मिनिमम कितना डिपॉजिट करना है, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट करना है, क्या बेनिफिट एटीसी में मिलेगा आपके, है ना, मैक्सिमम टेन्योर क्या है, और आखिरी में आपको ये जानना पड़ेगा कि ये दोनों अकाउंट हैं, इस दोनों अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक के द्वारा डिसाइड नहीं किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, इसका कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिनेंस मिनिस्ट्री है उसी को इसके रेट को चेंज करने का अधिकार मिला हुआ है। डन। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, क्योंकि ये चीजें मैं बोर्ड पे अभी लिखने वाला हूँ। बोर्ड आ रहा है ना आपके इस पे स्क्रीन पे? Yes, आ रहा है सर। ओके, पूछो पहले मेरे से, पूछो मेरे से, अगर बोलो। किसी आदमी की इनकम सपोज 4 लाख है और उसने पीपीएफ और अकाउंट का दोनों अकाउंट ओपन किया है और दोनों के अंदर 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो उसकी जो एक्चुअल इनकम रहेगी उसकी 1 लाख बताएगी ना? किस परिप्रेक्ष्य में आप बता रहे हो? टैक्स के लिए बता रहे हो? हाँ सर, टैक्स के लिए। चलो पहले इस दोनों को लिख लो, फिर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। यस सर। पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसको फुल फॉर्म लिखिएगा, नहीं तो आप फुल फॉर्म लिखते ही नहीं है, फिर बाद में पूछूंगा फुल फॉर्म, कहेंगे सर ये तो लिखा ही नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, आ गई। अभी आ रही है ना? हाँ सर। पीपीएफ फुल फॉर्म लिखे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और एसएसए में लिखिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट। मिनिमम एज नो लिमिट, मिनिमम एज नो लिमिट, मैक्सिमम एज कितना होगा? नो लिमिट, 10 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एसबीआई पीओ 2017 में कि एक पेरेंट के अगर 3 गर्ल चाइल्ड हैं तो कितने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जा सकते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एसबीआई पीओ 2017, एक पेरेंट के अगर 3 गर्ल चाइल्ड हैं कितने गर्ल चाइल्ड के सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं? आंसर इज 2। फिर से बोलता हूं और फिर से अंतर महसूस कीजिएगा। अगर एक पेरेंट के एक जुर्मा, मतलब क्या है, तो जो बच्ची है वो एक जुर्मा है और एक अलग है, तो फिर तीनों के नाम से अकाउंट खोला जा सकता है। मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको? नहीं सर। समझा सर। हाँ, जो समझो, जो मैडम ने समझाओ, मैंने समझाओ जरा इसको। मतलब एक ट्विंस रह गए और एक अलग लड़की रहेगी तो तीनों के Correct. नाम पे अकाउंट अगर ओपन देखो, अगर मेरी 3 बेटी है, तीनों का एज, एक का एज 2 साल है, 4 साल है, 6 साल है, तो मैं सिर्फ 2 ही डॉटर के नाम से अकाउंट खोल सकता हूं। लेकिन अगर उसमें से 2 ट्विंस है ना, कहने का मतलब एक ही दिन दोनों का बर्थ हुआ है, और एक जो है वो 2 साल बड़ी है, तो फिर उन तीनों के नाम से मैं अकाउंट खोल सकता हूं। जैसा क्वेश्चन वैसा काम आप करेंगे। पूछा जाएगा हाउ मेनी गर्ल चाइल्ड अकाउंट कैन बी ओपन अंडर 1 पेरेंट्स, आंसर इज 2। अगर कंडीशन अप्लाई आपको दे दे कि इफ देयर आर 1 ट्विंस एंड 1
another daughter of one parent, how many account can be opened? Answer is 3. सर स्क्रीन नहीं आ रही, सर स्क्रीन हाँ पे ही ठीक है, स्क्रीन गई सर। एक मिनट। सर वो क्वेश्चन था। बोलिए बिंदास बोलिए। सर वो ट्विंस जो है, अगर दोनों ट्विंस है वो एक ही में कंसीडर करेंगे ना? हाँ, एक में ही कंसिडर करेंगे, है ना। अगर ट्विंस है तो ट्विंस का एक अकाउंट ओपन होगा, मतलब अलग अलग नाम से अकाउंट होगा, ओपन होगा 2, है ना, और एक अदर डॉटर का अकाउंट ओपन होगा, मतलब 3 अकाउंट वो ओपन कर सकता है। लेकिन सर जैसे हम एक बोलो सर जैसे एक बच्चे का जो हमें मिलेगा आफ्टर 21 ईयर जो अमाउंट मिलेगा, क्या उतना ही अमाउंट उन दोनों बच्चों के लिए भी अलग अलग मिलेगा या फिर दोनों का एक साथ सेम अमाउंट मिलेगा दोनों के लिए? अभी सुनो, हम अगर एक ट्विंस है और एक अलग डॉटर है, अकाउंट कितने खोल सकते हैं? 3 अकाउंट 3 हम खोल सकते हैं, तीनों के 3 इंडिविजुअल नाम से। तीनों के, अभी सुनिए, अभी तीनों के इंडिविजुअल नाम से अकाउंट ओपन होगा, यस और नो? यस। तो आपको तीनों अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो जब मैच्योर होगा, जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी, तो तीनों के नाम से आपको पैसा वो रिवर्ट होगा, यस और नो? हाँ सर। यस, हाँ सर। आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? हाँ सर मिल गया। हाँ ठीक है, चलें आगे। और सर अगर क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत, एक मिनट, ये क्वेश्चन बहुत वाइटल है, और चूंकि एसबीआई पीओ के मेंस में पूछा हुआ, इसका आंसर मैंने रिपीट कर दिया बैंक के एग्जामिनेशन के साथ। हाँ, अभी पूछो क्या क्वेश्चन है। अगर सर कोई गर्ल चाइल्ड अडॉप्टेड रहेगी तब ऐसी कंडीशन में क्या होएगा? एडॉप्टेड का मतलब क्या होता है? अगर मैंने गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, तो पेरेंट गर्ल चाइल्ड का कौन होगा? आप। तो मैं वो गर्ल चाइल्ड अडॉप्टेड है या कुछ भी है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट के पे जो पेरेंट का नाम है वो क्या लिखा के आएगा? मेरा आएगा ना। हाँ सर। हाँ। तो वो मेरी डॉटर हो गई ना। वो अडॉप्टेड है या फिर खुद की है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे उसके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, उसके खोल सकते हैं 2 अकाउंट। ओके सर। ठीक है, यस सर। और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सर 4 लाख का वो इन्वेस्टमेंट बताता हूं, लेकिन इस अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है किसी के पास? पूछिए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आसानी से आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। पूछो सर अगर 3 सर लड़की, पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है सर? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ मैडम, आप क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रही हैं? हाँ 3 लड़कियां सर मगर ट्विंस नहीं रहेगी तो 2 ही अकाउंट ओपन होंगे ना, बिल्कुल, और ट्विंस स्पष्ट रहेगी मैंने तो 3 बोला ओपन है। होंगे। अगर ट्विंस हैं तो 3, ट्विंस नहीं है तो मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड का ही एक पेरेंट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलूं आगे? यस सर। हाँ सर। हाँ, मैक्सिमम एज की बात मैंने की, तो पीपीएफ के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए मैक्सिमम एज है। वो है अकाउंट ओपनिंग डेट के दिन 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक दिन भी। दूसरा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। कितना कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे एक बार अकाउंट खोल लिया 500 रुपीज। यहाँ पे कितना कर सकते हैं? वंस यू ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, मिनिमम इज 250 रुपीज इन 1 फाइनेंशियल ईयर। हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम कितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आंसर इज 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज्यादा पैसा उस अकाउंट में जाएगा ही नहीं। सपोज आपने 1,20,000 पहले भर दिया है और दूसरी बार 50,000 रुपए आप लेके गए हैं, तो बैंक वाला जब डालने जाएगा उसको भी नहीं मालूम है आपने कितना रुपए भरा है। जैसे ही बैंक वाला 50,000 रुपया डिपॉजिट करेगा, अकाउंट के स्क्रीन पे ही आएगा कि एक्सेस अमाउंट कैन नॉट बी डिपॉजिटेड इन सो एंड सो अकाउंट। क्यों? क्योंकि 1,20,000 आपने पहले ही भर दिया था, अभी आपसे 30,000 ही रुपए भर सकते हैं 1.5 लाख तक पहुंचने के लिए। तो मैक्सिमम कितना है? तो 1.5 लाख, है ना। इनकम टैक्स के किस क्लॉज में आएगा? इनकम टैक्स के जिस क्लॉज के अंदर ये दोनों अकाउंट आते हैं,
ये है ATC। देखिए जब जिस समय आपको टैक्स में पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, CBDT, CBEC की बात करूंगा, GST की बात करूंगा, उस समय कुछ क्लॉज आपको जानने हैं कि ATC क्या है, ATCCD क्या है, ATD क्या है। अभी सिर्फ इतनी बात जाने कि ATC इनकम टैक्स का वो क्लॉज है जिसमें ये कहा जाता है कि आप PPF में या सुकन्या में या LIC इंश्योरेंस में, है ना, या फिर टैक्स सेविंग FD में आप अगर पैसा रखते हैं तो हम 1.5 लाख तक आपको रिबेट दे सकते हैं। दिस इज व्हाट ATC इज। उसके बाद मैच्योरिटी, आप यहां पर जाने की मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ PPF अकाउंट इज 15 years, whereas maturity period of सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज 21 year ऑफ गर्ल चाइल्ड। मैंने बता दिया है कि 21 year का मतलब क्या है। 1 financial year डिपॉजिट कितनी बार आप कर सकते हैं, ओनली 12 times डिपॉजिट आर अलाउड। यहां पे नो लिमिट। ये क्या लिखा है मैं बता देता हूं। अगर PPF अकाउंट आपके पास है तो 1.5 लाख को आप 12 टुकड़ों में भर सकते हैं, चलेगा। मतलब किसी बार आपने 10,000 भर दिया, किसी बार आपने 50,000 भर दिया, फिर आप 10,000 भर रहे हैं, तो 12 बार तक 12 times you can deposit in 1 financial year in PPF। सेविंग अकाउंट की तरह नहीं है कभी 2,000 भरने के महीने में 6 बार आप जा रहे हैं बैंक पे पैसा भर रहे हैं, नहीं। 12 times के बाद आपका अगर पैसा 90,000 ही हुआ है तो उसके बाद आप पैसा भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट का बार लगा हुआ, दैट इज 12 times। लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितने पैसे आप भर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। आप कितने बार भी जाके सुकन्या समृद्धि में अकाउंट पैसा भर सकते हैं, बशर्ते वो जो कॉर्पस है वो 1.5 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आवाज आ रही है? हाँ सर। इतनी बात लिखें, जिसको नहीं समझ में आया पूछिए। पूछो, लिखो भी, पूछो भी। सर वो आपने क्या बोला था 1.5 करोड़? क्या हो गया? अभी बोला था ना 1 करोड़ करके, तो क्या था सर? फिर से बोलो जरा, नहीं समझा। सर आपने अभी बोला था 1.5 करोड़, तो मतलब क्या बोला था? 1.5 करोड़? हाँ ऐसा बोला था आपने अभी। अरे नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा भूल से भी मेरे मुंह से निकला है तो गलत है। दैट इज 1.5 लाख, स्क्रीन पे स्पष्ट लिखा है। 1.5 लाख। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए मिनिमम 500 रुपए डालना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि में 250 रुपए आपको मिनिमम डालना है। मैक्सिमम लिमिट दोनों की 1.5 लाख रुपए है। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 15 इयर्स का है, यहाँ पे 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड का है। यहाँ पे 1 साल में 1 फिनेंशियल में आप 12 बार ही पैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे कितने बार भी आप पैसे डाल सकते हैं। PPF अकाउंट खोलने के लिए जो मिनिमम एज है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो, मेल हो, फीमेल हो, चाइल्ड हो, कुछ भी हो, वो अकाउंट खोल सकता है। मैक्सिमम एज की भी कोई लिमिट नहीं हो। अगर 80 साल का कोई ओल्ड पर्सन अकाउंट खोला है, अकाउंट तो खोल सकता है, लेकिन या तो 15 साल तक और जिए वो, या फिर उसके डेथ के बाद ही हम उस अकाउंट को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब 80 इयर्स के एज में उसने अकाउंट खोला और उसने XYZ को नॉमिनी बनाया और 1 साल के बाद वो अकाउंट, मतलब उसका डेथ हो गया, तो वो अकाउंट वहीं पे क्या होगा, तो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अकाउंट की जो मैच्योरिटी होती है, या तो उस टर्म को वो पूरा कर ले, या फिर जो बेनिफिशियरी है उसका डेथ हो जाए। तो डेथ जैसे ही होगा, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो गया है, तो वो पैसा उसको मिल जाएगा। तो ये है आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट, PPF। और जो मैच्योरिटी है जो उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं ना, एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना, जैसे 21 है तो उसको PPF कैन बी एक्सटेंडेड फॉर another 5 years, multiple times of 5 years। मतलब PPF आपने 15 साल आपका हो गया, आप चाहते हैं कि मैं ये पैसा निकालूं नहीं, फिर से मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो फिर से जो एक्सटेंशन होगा वो 5 सालों के लिए आपका होगा, है ना। 1 साल के लिए नहीं होगा, 2 साल के लिए नहीं होगा, 15 साल के लिए नहीं होगा, 5 साल के लिए फिक्स्ड एक्सटेंड होगा।
फिर से वो 5 साल भी आपने कंप्लीट कर लिया, फिर भी आप नहीं तोड़ रहे हैं, फिर से वो 5 साल के लिए एक्सटेंड होगा। तो पीपीएफ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 5 years ईच। ठीक है सर, और ऐसे एक्सटेंड हो सकता है? ऐसे एक्सटेंशन नहीं होता है, जब तक आप उसमें से पैसा नहीं निकालेंगे तब तक उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर लिखें, क्योंकि बेसिकली हम ज्यादा जो इंटरेस्ट है उसे अर्न करने के लिए ही और इनकम टैक्स के पर्पस के लिए ही बेसिकली ये दो अकाउंट खोलते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एज ऑन डेट 7.1%, whereas rate of interest on Sukanya Samriddhi account, which can be opened in the name of girl child only below 10 years of age, is 7.6% as on date for the quarter ended December 2020। सर 500 रुपीज 1 ईयर में डालने ही, मतलब डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे ना कंपलसरी? yes. सुनो, अगर आपने 500 रुपए आपको डालने थे, अगर आपने नहीं डाला है ना, बहुत बार ऐसे होते हैं कस्टमर जो नहीं डालते हैं या भूल जाते हैं, तो फिर देयर विल बी पेनल्टी ऑफ ₹50 पर ईयर। यहां भी 250 रुपया अगर किसी कस्टमर नहीं डाला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेनल्टी है 1 साल की, है ना। 5 साल तक किसी ने पैसा नहीं डाला इस दोनों अकाउंट में, वो चला गया विदेश चला गया, है ना, और अकाउंट में पैसा ही नहीं डाला, छठे साल में अकाउंट वो वापस आया है, तो 5 साल की पेनल्टी कितनी है? 50 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? 250। ये हो गई उसकी पेनल्टी। 5 साल का मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होता? 500 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? मतलब वो अगर 2750 ये पैसा अगर वो देगा तो अकाउंट विल बी रीएक्टिव। एक तो पेनल्टी ऑफ 1 ईयर, सेकेंड इज कंट्रीब्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, वो भी उसे भरना पड़ेगा, तो फिर अकाउंट रिवाइव कर जाएगा। बोलो बोलो। दोनों में 50 ना सर? दोनों में 50। पेनल्टी इज एट पार इन बोथ द अकाउंट, 50 रुपीज। अगर सर कोई एक बंदा अकाउंट में मतलब कि 1 साल पैसा नहीं डालता है और दूसरे साल वो चाहे तो पूरा 3 लाख रुपया डाल सकते हैं? नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता है, ऐसा है नहीं ना। कर- देखो ये क्वेश्चन जो था वो यहीं पे मैं बता रहा हूं कि छठे साल में वो अगर आ रहा है तो छठे साल में वो पैसा कितना भर सकता है। तो छठे साल में जो पैसा भर सकता है वो 1.5 लाख माइनस 250,000, मतलब ये 2500 तो भी तो इसी साल में डिपॉजिट होगा और 1,47,500 रुपीज ही वो इस साल का कंट्रीब्यूशन शो कर सकता है, क्योंकि एक साल में जो डिपॉजिट लेगा वो अकाउंट वो 1.5 लाख ज्यादा नहीं लेगा। तो 1,47,500 इस साल का, 2,500 पुराने का जो बैकलॉग है उसका, और ये जो 250 रुपए है ये इस अकाउंट में आएंगे नहीं, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कमीशन अकाउंट होते हैं उसमें पार्क हो जाएंगे। इस कारण से पुराने साल का वो पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है। मतलब डायरेक्ट 5 साल के बाद आया और चाहा कि 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 हम डिपॉजिट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यस सर, गॉट इट। चलो आगे। हाँ सर। यस सर। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर 4 लाख रुपए मेरी सैलरी है और मैंने 1.5 लाख रुपए डाल दिया पीपीएफ में और 1.5 लाख रुपए मैंने डाल दिया सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, तो मैं तो अपनी सैलरी 4 लाख ही 1 लाख शो करूंगा। ऐसा भूल से भी आप नहीं कर सकते हैं, है ना। आपकी सैलरी 4 लाख है तो आपको जो शो करना पड़ेगा आपकी सैलरी वो 4 लाख ही शो करना पड़ेगा, और बेसिकली उसको शो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स की सीमा ये कहती है कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख से कम है तो हम आपसे कितना टैक्स लेंगे? देयर इज नो टैक्स। मेल और फीमेल सैलरी और अर्निंग बिलो 5 लाख कोई भी टैक्स आपसे वसूला नहीं जाता है। लेकिन ये अगर 5 to 8 लाख के 5 to 8 लाख के कवर में होगी तो 5% क्या है उसका? तो टैक्स है। तो 5% को बचाने के लिए, सपोज मेरी सैलरी कितनी है तो 7 लाख रुपए है, तो मैं किस ब्रैकेट में बैठ रहा हूं? तो 5 to 8 के ब्रैकेट में बैठ रहा हूं। जब टैक्स पढ़ाऊंगा तो और भी क्लियर होगा।
तो 5 to 8 के ब्रैकेट में बैठ रहा हूं। ये ब्रैकेट क्या बोलता है? ये ब्रैकेट बोलता है कि अगर 5 लाख से ज्यादा मेरी सैलरी है और 8 लाख से कम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा? 1.5% टैक्स देना पड़ेगा। 5% का मतलब क्या हो गया? तो 5 लाख से कितना बढ़ गए हम? तो 5 लाख से हम 2 लाख बढ़ गए हैं, तो इस 2 लाख पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि पूरे अमाउंट पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख मेरी सैलरी, 7 लाख सैलरी, तो 5 to 8 के ब्रैकेट में हम आएंगे, क्योंकि अलग अलग ब्रैकेट है, 0 to 5, 5 to 8, है ना, फिर 8 to 10 एंड 10 to above। तो 5 to 8 में कहा जाता है कि 5% हम टैक्स लेंगे। तो जो 7 लाख है वो 5 लाख से 2 लाख अधिक है, तो 2 लाख का 5% मेरे से टैक्स लिया जाएगा। अभी 2 लाख का 5% कितना होता है? 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000। हाँ, 10,000। 2 लाख का 5, तो बोलो इतना टाइम लगेगा? 2 लाख का 5% 10,000। तो इस 10,000 को बचाने के लिए मैं अगर इनकम टैक्स में दिखाता हूं कि मैंने सुकन्या समृद्धि में अपने बच्ची के नाम से 25,000 रुपए जमा किए हैं, तो ये जो 10,000 रुपए का रिबेट है वो मुझे मिल जाएगा। मतलब अगर ये मैं नहीं दिखाता तो ये 10,000 मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ता। अभी मैं अगर दिखा रहा हूं कि मैंने 25,000 भरे हैं भाई, तो ये 10,000 का मुझे फायदा हो जाएगा। तो ये इनकम टैक्स की सीमा है। समझे क्या 4 लाख भाई? यस सर। ओके, चलो आगे। मतलब सर फिर आपको अमाउंट कुछ देना ही नहीं है ना टैक्स का? कुछ भी नहीं पे करना, हमें इनकम टैक्स भरना है, ITR हमें फाइल करना है। लेकिन अगर पैसा कटा भी होगा आपकी सैलरी से, तो वापस ITR भरने के बाद आपके पैन नंबर पे ही कटता है ना, तो ऑटोमेटिक उस अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, सुकन्या में डाला है, तो आप पैसा बचा सकते हैं। अगर आपके पास सही जानकारी है तो सर आप इन चीजों में पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। बोलो सर, अगर जितनी सैलरी 2 लाख होगी तो उसको टैक्स नहीं लगेगा? क्यों लगेगा टैक्स? मैंने पहले ही बताया ना कि 5 लाख से कम आपकी इनकम है तो देयर इज नो टैक्स। तो क्यों लगेगा? 5 लाख से कम में 2 लाख नहीं आता है क्या? सर पर मंथ है कि पर एनम है? पर एनम है साहब, मंथ की कोई बात ही नहीं होती है। एक साल में 5 लाख से कम आपकी अगर इनकम है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ये छोड़ दीजिए टैक्स की बात, जिस समय टैक्स का क्लास लूंगा उस समय क्लियर होगा। अभी आपको समझाने के लिए बता दिया है मैंने कि 5 लाख से कम कोई टैक्स नहीं लगता है। उससे ऊपर जब हमें टैक्स देनी होती है तो हम अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर दिखाते हैं। एक तो हमने अपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, दूसरा हम एक और इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मुझे टैक्स बचाना है, तो टैक्स बचाना है तो हम ये इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। एक तो इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलेगा, प्लस इनकम टैक्स में भी हम दिखा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, है कि नहीं? सर जैसे पापा का अकाउंट है, मान लो उन्होंने अपना PF ओपन किया है, फिर भी से बोलो मैडम, क्वेश्चन फिर से बोलिए मैडम। सर जैसे पापा का अकाउंट है, उनका PF अकाउंट ओपन है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताओ। पापा का जो अकाउंट वो पापा ने खुद से ओपन किया या कंपनी ने? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं आ रही है। मैंने क्वेश्चन अभी आ रही है आवाज? हल्की से अटक रही है सर। आवाज अटक रही है? हाँ सर। हाँ सर, ब्रेक हो रही है। अच्छा, स्क्रीन आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर, स्क्रीन आ रहा है। एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट। हाँ, किस स्क्रीन भी आ रही है? एयर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है? क्या सर? नो सर, स्क्रीन आ रही है। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। हाँ, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो कंसर्न स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि पापा ने बैंक में जाके खुद से अकाउंट ओपन किया है या कंपनी ने ही खोल के अकाउंट दिया है? हाँ सर, उन्होंने खुद से ओपन किया अकाउंट।
हाँ अभी क्वेश्चन पूछो। तो फिर जैसे उनका पीएफ उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया, मतलब सैलरी जो उनकी ज्यादा है तो पीएफ अकाउंट भी उन्होंने ओपन किया और टैक्स ज्यादा कटता है, तो इसके लिए उन्होंने पीएफ ओपन किया तो भी थोड़ा टैक्स जा रहा है। तो अगर वो बच्चे का अकाउंट भी, मतलब बच्चे के नाम से एक पीएफ अकाउंट ओपन करेंगे तो वो जो टैक्स अमाउंट थोड़ा सा कट रहा है वो भी नहीं कटेगा, या वो पापा की सैलरी कितनी है बताओ? चलो मैं एडवाइस भी देता हूँ आपको, फोकट में एडवाइस देता हूँ। बताओ पापा की सैलरी कितनी है? 1 लाख पर मंथ है। कितना? 1 लाख पर मंथ। 1 लाख पर मंथ है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। देखिए पापा को क्या बोलिए, पापा को बोलिए 1 लाख पर मंथ है। इट मींस पापा की सैलरी कितनी हो गई? 12 लाख हो गई ना? हाँ सर। हो गई कि नहीं? पापा की ब्रैकेट क्या हो गई? 10 लाख एंड अबव वाली ब्रैकेट हो गई पापा की। क्लियर? तो 10 एंड अबव का ब्रैकेट में क्या, 10 एंड अबव के ब्रैकेट में क्या कहा जाता है कि हम सपोज 20% लेंगे तो 2 लाख ज्यादा हो गए हम 10 के ब्रैकेट से, तो 2 लाख का 20% पापा का टैक्स चला जाएगा। समझ में आया? 40,000 पापा का टैक्स चला जाएगा। इसको बचाने के लिए अलग अलग फंडे हैं। एटीसी के अंदर अगर पापा ने पीपीएफ अकाउंट खोले हैं तो वहां पर 1.5 लाख दिखा सकते हैं। पापा ने एटीसी के अंदर ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट बच्चे के नाम से खोल दिया है, अगर गर्ल चाइल्ड है तो वहां भी 1.5 लाख रुपए दिखा सकते हैं। पापा ने 80D के अंदर 80CCD का एक क्लॉज है जिसके अंदर पापा एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। ये एनपीएस अकाउंट में जो पैसा पापा बचा सकते हैं फर्दर वो है 50,000 रुपए। तो 1.5 लाख 1.5 लाख प्लस 50,000 कितने बच गए? 3.5 लाख रुपए बच गए मैडम। ओके सर। ठीक है। उसके बाद भी पापा को अगर पैसे बचाने हैं तो बोलना कि मेरे को फोन करने के लिए, एक और भी जुगाड़ बताऊंगा उससे भी पैसे बच सकते हैं, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। या फिर पापा ने अगर होम लोन लिया है तो होम लोन या एजुकेशन लोन का जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है उसको भी आप बचा सकते हैं। बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से में नहीं पूछा जाता है, इस कारण से मैंने होम लोन या एजुकेशन लोन तक की बात यहाँ पे नहीं की। बट ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि एटीसी के अंदर सुकन्या है, एटीसी के अंदर पीपीएफ भी है, एटीसी के अंदर आपका म्यूचुअल फंड के टैक्स सेविंग फंड भी है, एटीसी के अंदर आपका इंश्योरेंस भी आता है। अगर एलआईसी भी आपने किया तो वो भी आप एटीसी में दिखा सकते हैं। लेकिन एटीसी कहता है कि हम 1.5 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट देंगे। मतलब पापा का सुकन्या अकाउंट है और पीपीएफ दोनों है तो पापा को जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ 1.5 लाख में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पापा को बेनिफिट दोनों तीनों अकाउंट में मिल जाएगा। ज्वाइंट में पापा ने सुकन्या अकाउंट अगर खोले हैं तो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख ऐसा नहीं होगा। पापा को जो एटीसी कहता है वो बोलता है कि हम आपको सिर्फ 1.5 लाख पे ही बेनिफिट देंगे, ना कि एटीसी के अंदर आपने 10 इन्वेस्टमेंट कर लिए, इंश्योरेंस में आपने 10 लाख रुपए डाल दिए, हम देने वाले नहीं है। ओके ओके सर। ओके, मालूम चला क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? टीवाई बीकॉम सेम 5 के सिलेबस में है ये सब। देखो लेकिन बात तो ये है कि टीवाई बीकॉम पढ़ता कौन है? सर मैं एफवाई बीकॉम में हूँ। तुम तो बम बन जाओगे भाई, तुम सिर्फ बर्दाश्त करके बैठो, यू विल बिकम एक्सप्लोसिव। तुम टेंशन मत लो। अगर उस दिन तक मेरे साथ तुम जुड़ गए, जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम पहले नहीं फट जाओ। घाटकोपर वाले बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ 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 बिल्कुल भाई। भाई तुम बर्दाश्त करके रखो, बर्दाश्त बर्दाश्त। चलिए आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। चलिए अभी हम उस अकाउंट की बात करेंगे जो अकाउंट हम एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए ओपन कर सकते हैं जो आपके इंडिया में 182 डेज बिलो रहता है। फिर से बोल रहा हूं, 182 डेज एबव आपके इंडिया के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर कोई बंदा, कोई इंडियन अगर किसी देश में रहता है, उनको जिस नाम से हम जानते हैं वो है NRI। द फुल फॉर्म ऑफ NRI इज नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय हम कहते हैं। कैसे हम बोलेंगे अप्रवासी भारतीय है? तो कम से कम उसकी जो वीजा होनी चाहिए, स्टैम्प वीजा होनी चाहिए किसी कंट्री की, वो मिनिमम 182 डेज के होने चाहिए। अगर 181 डेज का ही है तो वो फुल इंडियन है, वो फिर NRI नहीं है। तो NRI होने के लिए पहली क्राइटेरिया तो यही है कि आपको भारत के देश के सीमा से बाहर किसी देश के सीमा में 182 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा।
अभी कोई एनआरआई है वो भारत में कितने टाइप के अकाउंट ओपन कर सकता है? The account which can be opened by an NRI individual are only 3. सिर्फ 3 ही टाइप के अकाउंट हैं जो एनआरआई कस्टमर ओपन कर सकते हैं भारत में किसी भी बैंक में। वो 3 अकाउंट मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, उसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक सिर्फ सुने। एनआरआई अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता है। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करो। एनआरआई कोई अकाउंट नहीं होता है। हाँ, एनआरआई नाम से कोई भी अकाउंट नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा विच अकाउंट कैन बी ओपन बाय एनआरआई इंडिविजुअल, पहला ही ऑप्शन आपके पास रहेगा एनआरआई अकाउंट, दूसरा एनआरई अकाउंट, तीसरा एनआरओ अकाउंट, चौथा रहेगा एफसीएनआरबी। तो आपको लगेगा कि एनआरआई अकाउंट ठीक है, ये तो होगा ही, एनआरई ये भी लग रहा होगा, एनआरओ ये भी लग रहा होगा, एफसीएनआरबी बहुत लंबा चौड़ा हो गया, जिसको आप टिक मार्क कर दीजिएगा। एनआरआई अकाउंट कोई सा भी अकाउंट नहीं होता है। एनआरआई के लिए जो 3 अकाउंट होते हैं वो एनआरई है। एनआर का फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉन रेसिडेंट। ई स्टैंड फॉर एक्सटर्नल, एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। एनआरओ का फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी है। एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, और तीसरा है एफसीएनआरबी, दैट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। फिर से बोलता हूं मैं फुल फॉर्म, एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, एंड एफसीएनआरबी फॉरेन करेंसी। एफसी का मतलब ही है फॉरेन करेंसी, एनआर का मतलब आपने ऑलरेडी जान रखा है नॉन रेसिडेंट, बी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं दैट इज बैंक। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट इज एफसीएनआरबी। अभी देखिए, मैं वंस अपॉन ए टाइम जब पढ़ाया था तो उसमें यह बताया था कि भारत में पैसे को छापने का जो पूरा राइट है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई जिस मैकेनिज्म के अंदर पैसे को प्रिंट करती है अलग अलग छापे खाने में, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया था कि दे आर 4 प्रिंटिंग प्रेस, जहां पे पैसे का प्रिंटिंग होता है, वो जिस मैकेनिज्म के अंदर प्रिंटिंग होता है, ऐसा नहीं कि आरबीआई के पास छापे खाने हैं, देवास में हो, नासिक में हो, या सालबोनी में हो, या फिर मैसूर में हो, तो आरबीआई पैसे को धड़ल्ले से प्रिंट कर सकती है और गरीबी तो खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो अर्थव्यवस्था रहेगी ही नहीं। आप ना पढ़ने आएंगे, ना मैं पढ़ाने आऊंगा, ना कोई क्लास चलेगी, ना कोई क्लास चलवाएगा, सब अपने घर पे आराम से बिस्तर पे सोए रहेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एमआरएस सिस्टम। फिर से बोलता हूं, एमआरएस, संभवतः किसी ने किसी को तो याद होगा जो मैंने पहले पढ़ाया है। एमआरएस का फुल फॉर्म है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कहता है कि कम से कम 200 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए। किसी को याद था ये? यस सर। अरे तुमको तो यार मुझे लगता है महाभारत भी याद है। मैकेनिज्म का नाम एमआरएस है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में 115 करोड़ के गोल्ड होने चाहिए और 85 करोड़ के आपके फॉरेन रिजर्व होने चाहिए। जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आपके विदेशों से निकल के आपके इंडिया में आएगी, उतना ज्यादा रेशियो में हम पैसे को प्रिंट कर सकते हैं। कहेंगे सर इसका क्या संबंध है जो इतना बड़ा आपने कहानी सुना दिया? संबंध यही है कि भारत में पैसे को प्रिंट करने के लिए हमें फॉरेन रिजर्व चाहिए, और फॉरेन रिजर्व के लिए हमें इनका पैसा चाहिए। ये अगर दुबई चले गए, ये अगर यूएस चले गए, ये अगर चाइना चले गए, तो जब तक हमारे पास यूएस डॉलर, पाउंड, आपका चाइना का पैसा नहीं आया, तब तक हम उस पैसे को उस रफ्तार से प्रिंट नहीं कर सकते हैं। और इनसे पैसे लेने के लिए हमें इनसे जो पैसा लेना पड़ता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेना पड़ता है। अब एनआरआई है तो स्वाभाविक सी बात है भाई, 10 लाख तो कम से कम कमाता होगा, 50 लाख कमाता होगा। अगर उस 50 लाख पे हम 30% टैक्स ले लेंगे तो पैसा भेजेगा क्या इंडिया में? भेजेगा ही नहीं। इस कारण से उस पैसे को मंगाने के लिए एनआरआई पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है ये। अगर टैक्स फ्री है
तो किस करेंसी में अकाउंट ओपन होगा? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी ही आपके इस अकाउंट में चाहिए। आपके चाचा हैं, वो चले गए दुबई, या मान लीजिए लंदन चले गए, तो वो वहां से पॉन्ड भेजेंगे। पॉन्ड जिस अकाउंट में आ सकता है वो है एनआरई अकाउंट। लेकिन ये पॉन्ड अगर आ गया तो क्या इस पॉन्ड से पैसा आप निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। आप एनआरई टू एनआरई सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सपोज पापा और मम्मी ने दोनों में ज्वाइंट मिलकर अकाउंट ओपन किया, पापा रहते हैं लंदन में, मम्मी रहती है इंडिया में, तो उनके लिए जो अकाउंट ओपन होगा वो एनआरओ अकाउंट ओपन होगा। दिस एनआरओ अकाउंट में फॉरेन करेंसी प्लस आईएनआर, आईएनआर का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल रुपीज, तो भारत की रुपी भी इसमें जमा हो सकती है, फॉरेन करेंसी भी इसमें जमा हो सकती है। लेकिन जैसे ही भारत का रुपया इसमें जमा होगा, इसका मतलब है हम इनसे क्या लेंगे? टैक्स ले लेंगे। यहां पे सिर्फ फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही थी, इस कारण से हम इनसे टैक्स नहीं ले रहे थे। यहाँ पे इंडियन रुपी भी आप जमा कर रहे हो तो हम आपसे टैक्स लेंगे। यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी, तो कहेगा इंडियन रुपीज। अगर फॉरेन करेंसी ही सिर्फ जमा होगा, इसका मतलब है हम यहाँ पे टैक्स नहीं लेंगे। फिर से बोलता हूं, आराम से सुनिए, बहुत आसान है, 2 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनआरआई में सिर्फ 2 बातें याद रखिए कि एक एनआरआई जो ये नहीं चाहता है कि वो जब इंडिया में आए तो ही वो अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो वो एनआरई अकाउंट ओपन होगा। एनआरई अकाउंट का एडवांटेज ये है कि वो 50 लाख 1 करोड़ कितना रुपए भेजे, उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि मैं जब इंडिया आऊं या फिर मेरे घर वाले जिनके साथ मैंने ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है, वो भी उस अकाउंट को वहां पे चेकबुक से यूज कर सकते हैं। तो जब फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी दोनों उसमें लेन देन होगा तो सिर्फ एनआरओ अकाउंट ओपन होगा। और अगर एनआरआई चाहता है कि मैं एफडी कर लूं, थोड़े से और इंटरेस्ट के लिए मैं एफडी कर लूं, तो एफडी के लिए जो अकाउंट है वो एफसीएनआरबी है। तो बेसिकली आप यहां पे ये जाने कि एफसीएनआरबी इज अ टाइप ऑफ एफडी अकाउंट फॉर एनआरआई इंडिविजुअल, whereas NRO is basically a joint account for NRI individual, whether one is resident Indian and one is NRI. And for complete tax saving purpose, there is an RE account, and in NRE and FCNRB there is no tax free account. अभी अगर अकाउंट खोला है तो इंटरेस्ट मिलेगा क्या हमको? यस, इंटरेस्ट विल बी पेड। हमें जैसा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वैसा ही बैंक हमें आपके एनआरई अकाउंट में भी देगी। यहाँ भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट बेनिफिट हमें हर एक जगह पे है। लेकिन क्यों टैक्स हम फ्री करते हैं? तो टैक्स हम सिर्फ एक ही कारण से फ्री करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। हमारे पास अगर फॉरेन करेंसी आएगी नहीं तो हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी नहीं, हम पैसा छाप ही नहीं सकेंगे। हमारे सिस्टम जब तक मैकेनिज्म वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फॉरेन करेंसी आने के लिए हम उनको टैक्स का दायरा या तो बहुत कम करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं वाली दोनों अकाउंट है, एनआरई एंड एफसीएनआरबी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं यहाँ पे आप सुन लें। आपसे क्वेश्चन सिर्फ 2 पूछे जाते हैं, मैंने 2 और भी जोड़ के आपको पढ़ा दिया है, सो दैट एनआरआई अकाउंट में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा आपसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी एनआरआई से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि एनआरआई अकाउंट, एनआरआई कस्टमर कितने टाइप के अकाउंट इंडिया में खोल सकता है, या which of the following is not an NRI account। तो एनआरआई कस्टमर सिर्फ 3 टाइप के अकाउंट इंडिया में खोल सकता है। एनआरआई अकाउंट कोई भी अकाउंट नहीं होता है। N3 अकाउंट का नाम मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है। एनआर को आप खा जाएं तो भी चलेगा, वो एनआर नॉन रेसिडेंट ही होता है। ई एक्सटर्नल होता है, ओ ऑर्डिनरी होता है। एफसी आप समझ गए हैं, फॉरेन करेंसी ही होगा। एनआर आप ऑलरेडी समझ गए हैं, सिर्फ याद क्या करना है तो बी को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं बैंक में जाने के लिए। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर अगर कोई एनआरआई रहेगा, मतलब कि वो अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है बाहर से, और वो चाहे तो अपने ही अकाउंट से किसी दूसरे इंडियन को पैसे ट्रांसफर कर सकता है ना, विदाउट टैक्स पे। सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उस एनआरआई ने, समझ में आ रहा है? यस सर।
अगर उस एनआरआई ने एनआरई अकाउंट खोला है और वो आपको चाहता है कि सेविंग अकाउंट में पैसे भेज दें, तो नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आया? हाँ सर। फॉरेन, क्योंकि ये किस करेंसी में अकाउंट ओपन हुआ? ये फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन हुआ ना, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट से फॉरेन करेंसी अकाउंट में ही जाएगी, मतलब किसी और का एनआरई अकाउंट होगा तो उसी में जाएगा। ठीक है? ये किस में अकाउंट ओपन हुआ? ये फॉरेन करेंसी एज वेल एज इंडियन करेंसी में अकाउंट ओपन हुआ है, तो यहां से वो आपको ही पैसा भेज सकता है। ये अकाउंट अगर उसके पास है तो ये आपको ही पैसा भेज सकता है, लेकिन ये अकाउंट उसके पास है तो ये आपको पैसा नहीं भेज सकता है। समझ गए सर। समझ में आया? हाँ सर। एकदम क्लियर कंसेप्ट रखिए, एकदम पूछा जाए, पूछने से पहले आंसर आना चाहिए आपके पास, इतना कंसेप्ट क्लियर करके जाइए। लिखें, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्या हाँ, मतलब जिसने अकाउंट ओपन किया है वो खुद विड्रॉ कर सकते हैं ना? खुद विड्रॉ कर सकता है, यस, वो विड्रॉ कर सकता है ना? कन्वर्टेबल होते हैं ना, जो करेंसी है वो कन्वर्टेबल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मिनट होल्ड कीजिए, आप लिखिए, 2 मिनट में आया मैं। दोस्तों सर ने एनआरओ का फुल फॉर्म क्या बताया था? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। क्या लिखा? एनआरई फुल फॉर्म लिखिए, यहां पे एक लाइन ऐड कीजिएगा। एनआरआई कस्टमर कैन ओपन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट इन इंडिया। एनआरआई कस्टमर कैन ओपन, एनआरआई का भी फुल फॉर्म लिखिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अभी लिखें, एनआरआई कस्टमर कैन ओपन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट इन इंडिया विच आर एज फॉलोज। पहला लिखिए एनआरई, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, पहला लिखिए एनआरई, फुल फॉर्म लिखिए नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। दूसरा लिखिए एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। तीसरा लिखिए एफसीएनआरबी नॉन रेसिडेंट, सॉरी, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट, एफसीएनआरबी। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। एनआरई के नीचे लिखिए टैक्सेबल, यहां पे लिखिएगा, एनआरई के नीचे लिखिएगा टैक्सेबल और सामने में कट क्रॉस कीजिए, या फिर ऐसा आप लिख सकते हैं नॉन टैक्सेबल, वो भी आप लिख सकते हैं। टैक्सेबल मत लिखो, नॉन टैक्सेबल ही लिखो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनआरई नॉन टैक्सेबल। दूसरा लिखिए एनआरओ टैक्सेबल, एनआरओ टैक्सेबल। और एफसीएनआरबी लिखिए, एफसीएनआरबी लिखिए नॉन टैक्सेबल। रिपीट करोगे क्योंकि क्या नेट गया था। एनआरई नॉन टैक्सेबल,
NRO टैक्सेबल, FCNRB नॉन टैक्सेबल। सीधी सी बात ध्यान रखने का, इंडियन करेंसी जहां पे जा रहा है टैक्स लग जाएगा, इंडियन करेंसी जहां पे नहीं जाएगा, डॉलर, दिरहम, रूबल, रियाल, येन, है ना, युआन, जहां पे जाएगा वो टैक्स फ्री रहेगा। युआन कहां का करेंसी है? यूरोप। हाँ, जापान से। युआन कहां की करेंसी है? युआन चाइना या फिर जापान चाइना, से। चाइना या जापान, चाइना जापान में से कोई एक है। नो 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 नो, कोई एक से काम नहीं चलता है। यू हैव टू बी वेरी चाइना कॉन्फिडेंट कि चाइना। येन जो करेंसी है वो सुनो सुनो सुनो, येन जो करेंसी है वो जापान की है, युआन जो करेंसी है वो चाइना की है, रूबल जो करेंसी है वो साउथ अफ्रीका की है ना, जो यूरो है वो यूरोपियन कंट्री की है। तो ऐसे याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे करेंसी भी पूछा जाता है, बेसिकली वही करेंसी पूछा जाता है जहां पे आपके एग्जामिनेशन के हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी साहब विजिट करके आ जाते हैं। अगर मोदी साहब रोमानिया विजिट करके आ जाए तो रोमानिया की करेंसी आपसे पूछ दी जाएगी, युगांडा विजिट करके चले जाएंगे तो युगांडा की करेंसी आपसे पूछ दी जाएगी। तो ऑलमोस्ट 50 करेंसी तो आपको याद रखनी ही है जो टॉप लीडिंग कंट्री है या फिर जिनके करेंसी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन के हाल ही के दिनों में मोदी साहब या फिर प्रेसिडेंट साहब का कहीं दौरा होता है किसी कंट्री में, या फिर किसी कंट्री के कोई चीफ आपके इंडिया में आते हैं, उस कंट्री की करेंसी और उस कंट्री का जो कैपिटल होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। एनआरई में लिखिए ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड, एनआरई में लिखिए ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। यस सर। हाँ, अभी एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट क्लास से जो नेक्स्ट संडे को आपकी क्लास होगी, टाइम विल बी चेंज, है ना। जो अभी इवनिंग क्लास होती है, संडे की से बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी क्लास की बात कर रहा हूँ, तो टाइम जो है वो चेंज होगा। संभवतः मॉर्निंग आवर्स में आपकी क्लास होगी। तो एक बार जब आपके पास नोटिफिकेशन सैटरडे या सैटरडे को ही आएंगे तो उस समय एक बार टाइमिंग आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे से जो क्लास होगी वो इवनिंग आवर मतलब 7 to 8:30 जो होती थी, मेरी क्लास की टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, वो मॉर्निंग में मैं शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड, यहाँ पे लिखें फॉरेन करेंसी एज वेल एज इंडियन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। दोनों करेंसी में हम लेन देन कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी एज वेल एज इंडियन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। और FCNRB में लिखें ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू FD, क्योंकि ये बेसिकली FD अकाउंट है फॉर NRI इंडिविजुअल। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड फॉर FD। FD का दूसरा नाम क्या है भाई? TDR। FD का दूसरा हाँ TDS टर्म डिपॉजिट, TDR क्या है टर्म डिपॉजिट, TDR, that is term Deposit receipt. receipt. Yes, very good. Only foreign currency can be deposited for FD. नेक्स्ट लिखें, तीनों अकाउंट में लिखें कॉमन सी बात, इंटरेस्ट विल बी पेएबल, इंटरेस्ट विल बी पेएबल। जो भी इंटरेस्ट आता है सेविंग की जो इंटरेस्ट होगी वो मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट विल बी पेएबल। और तीनों के अंदर में एक और बात लिखिएगा, अंडर फेमा एक्ट, अंडर फेमा एक्ट 1999, तीनों अकाउंट। देखिए बाकी की जो अकाउंट है ना वो जिस एक्ट के अंदर आती है उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और ये जो रेगुलेशन एक्ट है वो कब का है? 1949 का है। लेकिन ये जो तीन अकाउंट है NRE, NRO, FCNRB, ये जिस एक्ट के अंदर आता है वो एक्ट फेमा है। फेमा का फुल फॉर्म भी आपको लिखना है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो तीनों में लिखिएगा अंडर फेमा एक्ट 1999। तो आपसे पूछा जाएगा कि फेमा एक्ट कब आया है, तो आंसर इज 1999। आपसे पूछा जाएगा कि इन फेमा ई स्टैंड फॉर व्हाट, तो वहां पे आपको यह याद रखना पड़ेगा कि फेमा में ई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है, मैनेजमेंट एक्ट है। तो लिखें, तीनों में लिखें अंडर फेमा एक्ट 1999। फेमा का फुल फॉर्म लिखें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
बाकी लोगों ने नोट्स डाउनलोड किए? नोट्स सर मैं न्यू हूँ तो नोट कहाँ से डाउनलोड करने का सर? बाकी व्हाट अबाउट ओल्ड? किया है ओल्ड सर। वालों ने? किया हाँ है। हाँ सर, हाँ लास्ट टाइम पे आपने जितना बोला तो उतने सारे नोट डाउनलोड कर लिए। ठीक है, गुड। कहाँ से सर डाउनलोड किए जरा नए? हाँ बोलो। लर्न विड्रॉ www.learnbeyond.com। जो नए हैं वो एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, है ना। www वो लिखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखता हूं, नहीं तो कहीं और चले जाते हैं। www.learnbeyond.co.in पे जाइएगा। इसके जिस पेज में आपको जाना है, द पेज इज नोटिफिकेशन। इसके नोटिफिकेशन पेज में जाके आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं। पीडीएफ नोट्स पे मत जाइएगा, नहीं तो फिर चार्जेबल हैं। आप नोटिफिकेशन वाले पेज पे जाके जो पुरानी जो भी क्लास हुई है उसके पीडीएफ नोट्स आपके अवेलेबल हैं। और जो क्लासेस आपके छूट गए हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाके लर्न बियॉन्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से भी आएगा, या फोकस क्लासेस के जो है वहां से भी आपके आ सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो ये हो गए आपके एनआरआई अकाउंट। इससे पहले जो अकाउंट हमने पढ़ाया था वो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गए। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि अकाउंट ओपन करने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितना है, तो क्या आंसर दीजिएगा? आवाज नहीं आ रही है सर। फॉर ओपनिंग एन अकाउंट द Sir, there is मिनिमम no limit. एज रिक्वायर्ड इज कितना? लिमिट। नो लिमिट। फिर से पूछता हूं, फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट द मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज कितना? सर नो लिमिट। इससे पहले भी मैंने बताया है कि अकाउंट ओपन करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 10 साल होना चाहिए। आज के डेट से पहले, मतलब 2015 से पहले, अगर आपको आपके इंडिविजुअल नाम से अकाउंट ओपन करना था तो यू मस्ट बी मेजर, मतलब 18 इयर्स तक आपको क्रॉस करना था, तभी आपके नाम से आपको अकाउंट मिलता। लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम आई, उस स्कीम का नाम हमने जनधन योजना दिया, और उसी स्कीम को जिस बड़े स्वरूप के अंदर हमने ढाला था उसका नाम था फिनेंशियल इंक्लूजन। हिंदी में हम इसे जिस नाम से जानते हैं वो है वित्तीय समावेश। इसमें ऐसा कहा गया कि जो भी एलिजिबल इंडियन हैं जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है उनको बैंक से जोड़ना जरूरी है। क्योंकि मैंने अपने अपने ग्रैंड मदर को देखा है कि वो जो पैसा था, वो पैसा जो भी पैसा उनके पास रहा हो, 100 200 500 उस समय में, तो वो पैसा वो बिल्कुल वो जहां पे चावल रखते थे वहां पे रखते थे। तो वो पैसा तो भारत के इकोनॉमी के सर्कुलेशन में था ही नहीं। तो ये कहा गया कि इन सबों को पैसे को हमें अकाउंट के चेन से जोड़ना है, और इस बड़े मुहिम का नाम जो हमने दिया था वो नाम था फिनेंशियल इंक्लूजन। इसमें यह कहा गया कि जिस गांव में 2000 से ज्यादा की आबादी है उस गांव में बैंक होनी चाहिए। उस बैंक का नाम बीसी होगा, दैट इज या यूएसबी होगा, दैट इज अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। उसके अंदर हमने बीसी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैठाए, उसके अंदर हमने बैंकिंग का एक्सपेंशन किया, और ये कहा कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4 लाइसेंस, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज होल एंड सोल अथॉरिटी ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक, विदाउट हैविंग लाइसेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉट अ सिंगल फाइनेंशियल डोर कैन बी ओपन फॉर पब्लिक। इसका मतलब यह है कि अगर आज बैंक ऑफ इंडिया को 10 ब्रांच खोलने हैं तो 10 ब्रांच खोलने के लिए उनको आरबीआई की परमिशन चाहिए। तो आरबीआई ने 2015 से ये लागू कर दिया कि अगर आपको ये 10 ब्रांच खोलने हैं तो इसमें 10 डिवाइड बाय 4, मतलब ये 1/4 जो ब्रांच है ये आपके रूरल एरियाज में होने चाहिए। क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें अभी भी 65% की जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, तो उनका विकास, उनको जो फिनेंस के साथ जोड़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण से हमने बैंकिंग का एक्सपेंशन 2015 से करना और भी शुरू किया, और यही वो कारण है कि बैंकिंग का एक्सपेंशन करना है और बैंकों को अगर बढ़ाना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ेंगे, और यही नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर बढ़ाना है तो संभवतः आपके जैसे होनहार, विद्वान और विदुषी महिला और पुरुष का होना आवश्यक है। अगर होना आवश्यक है
मेरे ऐसे गुरु मार्ग गुरु दर्शन किए हुए होना आवश्यक, इतना आसान तो है नहीं। ये सारा जो क्रेडिट है ये जिस स्कीम को जाता है उसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन। समझ में आया मैंने क्या बोला, या ऊपर चला गया उल्टा पंजाब की तरह? समझ में आया? जितनी भी बात मैंने बोला है वो सारी बात हमें कभी न कभी किसी न किसी दौर में हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको जानना है, आपको यूएसबी अल्ट्रा सेविंग ब्रांच क्या है वो आपको जानना है, आपको बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट क्या है वो आपको जानना है, स्वाभिमान स्कीम क्या है वो आपको जानना है, जनधन योजना क्या है वो आपको जानना है। यही वो स्कीम है जिसके अंदर ये कहा गया कि आज के डेट में अकाउंट ओपन करने के लिए जो मिनिमम आयु सीमा हमारे पास 18 है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहा गया है कि माइनर्स एंड अनसाउंड पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। और बैंक अकाउंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका आज से पहले 18 वर्ष के नीचे या पागल आदमी का हम अकाउंट नहीं ओपन करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर रिलैक्सेशन लाया और 10 साल उसका एज लिमिट कर दिया है। इतनी बड़ी बात मैं इतने कहानी के बाद आपको बता रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाएं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे जब तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट का स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा तब तक आप लो लिमिट पर टिक मार्क नहीं करेंगे। जब तक स्पेसिफिकली आपसे पीपीएफ अकाउंट नहीं पूछा जाएगा तब तक आप नो लिमिट टिक मार्क नहीं करेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जनरली क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर ओपनिंग ए अकाउंट, उसका मतलब कंसीडर करना है आपको। जैसे कहते हैं ना 7 हमने लिखा है तो कंसीडर आप क्या कहते हैं, +7 है, ये -7 नहीं है। तो ओपनिंग ऑफ अकाउंट आपको अगर बोला है तो इसका मतलब कंसीडर करना है कि ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट की बात कर रहा है जिसका मिनिमम एज 10 ईयर है। तो क्या 7 साल के बच्चे का अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, अगर मैं ही बता रहा हूं कि 10 साल से कम के बच्चे का अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो आप मेरे को बताइए क्या 7 साल का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका अकाउंट ओपन नहीं होगा? Minor account can be open in the name of guardian only। मतलब आज मेरे बच्चे का नाम अगर राम कुमार है, उसका एज अगर 6 साल है तो उसका अकाउंट ओपन होगा, लेकिन उसका अकाउंट का नाम जो होगा वो लिखाएगा राम कुमार, नेचुरल गार्डियन बाय कुणाल सिंह। समझ में आया? तो क्या राम कुमार एक इंडिविजुअल नाम से अकाउंट ओपन हुआ? आंसर इज नो। ये इंडिविजुअल नाम कब होगा? आफ्टर 10 इयर्स ऑफ एज ओनली। लेकिन बिलो 10 इयर्स का अकाउंट ओपन होगा क्या? यस, ओपन होगा, बट नेचुरल गार्डियन का साथ ओपन हो सकता है। नेचुरल गार्डियन कैन बी ईदर मदर और फादर। क्लियर? अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट? आंसर क्या दीजिएगा? 10 years। यस, करेक्ट। तो अभी आप लोग सही पायदान पे पहुंच गए हैं कि 10 इयर्स का हमको एज चाहिए। चलिए यहां पे 2 अकाउंट की बात हम करेंगे। बोलो। FCNR आपने बोला ना, वो FD है ना? मतलब थोड़ा सा जोर से बोलो मैडम। FCNR अभी आप बोला ना आपने, वो FD जैसा ही है ना? मैंने FCNR में क्या लिखा है? फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड फॉर FD लिखा है ना? हाँ। इसका मतलब FCNR क्या है? FD। FCNR इज FD अकाउंट। ओके? हाँ। और कोई क्वेश्चन है? आंसर इसकी टैक्स लिमिट है या तो फिर डिपॉजिट लिमिट है, ये सब अपने क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे ना? लिमिट? यस सर, लिमिटेशंस NRI की। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है, हमारे पास फॉरेन करेंसी कम आया या ज्यादा है वो बताओ। देखो अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मैंने नहीं बताया है। मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन लॉजिक लगाओ। ये जो मैं जो कहानी सुनाता हूं ना, किसका माइक खुला हुआ है यार? हाँ,
आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसका आंसर दिया है, क्योंकि मैं जो ये कहानियां सुनाता हूं ना, इस कहानी में ही बहुत बड़ा आंसर रहता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है ज्यादा फॉरेन करेंसी उसके कंट्री में आए या कम आए, वो बताओ। सर ज्यादा है। तो ज्यादा आएगा तो उसको रोकना चाहेगी क्या? नहीं सर। आपके घर में अगर आपके पिताजी 50,000 रुपए सैलरी अर्न कर रहे हैं और कल होके अगर 2 लाख रुपए का उनको जॉब लगा है, तो क्या करेंगे पिताजी, वो बताओ। सर 2 लाख की जॉब पे लग जाएंगे। बस सीधी सी बात है। तो अगर वो जॉब पे 2 लाख पे लग जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बैन लगाएगी या क्यों बाढ़ लगाएगा कि मेरे पास 10 लाख से ऊपर फॉरेन करेंसी मत लाओ? वो तो चाहेगा जितना ज्यादा वो लाएगा उतना ज्यादा एमआरएस हमारा बढ़ेगा और उतना ज्यादा हम प्रिंट कर सकते हैं इन 4 जगहों पे जो हमारा छापाखाना है, चाहे वो सालबोनी में हो, देवास मध्य प्रदेश में हो, नासिक में हो या फिर मैसूर में हो। क्लियर? यस सर। यस, ओके। देखिए, गांव में हमारी 60% से भी ज्यादा आबादी रहती है। गांव में अभी भी आप जाइएगा, संभवतः कोई अगर गांव से जुड़े हुए होंगे तो उनके मतलब बहुत सारे अभी भी ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया। चलो, आधार कार्ड तो एक बड़ी मुहिम थी, इस कारण से लोगों ने बनवा लिया, लेकिन बिफोर आधार कार्ड आप जाते और बोलते कि इलेक्शन आईडी दो भाई, तो बहुत के पास नहीं था। आप पैन कार्ड दो भाई, तो पैन कार्ड तो दूर दूर गांव में कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनको हमें वित्तीय समावेश से जोड़ना था। वित्तीय समावेश हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को कहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब बैंकों से जोड़ना था। और गवर्नमेंट ये कहती थी कि अगर वो 10 साल से ज्यादा है और पैसा वो अगर 50 रुपया भी अर्न करता है, 10 रुपया भी वो अगर सेविंग करता है, तो 10 रुपया बैंकिंग के सिस्टम में आएगा, इकोनॉमी के सिस्टम में आएगा। इस कारण से आप बिना केवाईसी के अकाउंट ओपन कर दो। आज के डेट में विदाउट प्रोड्यूसिंग योर केवाईसी डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट ओपन योर अकाउंट। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप केवाईसी को मारो गोली, आप इनका अकाउंट ओपन कर दो। तो इनका अकाउंट बिना केवाईसी के ओपन करना इज कॉल्ड LKYC। LKYC का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड केवाईसी। 1991 में इस L के साथ साथ मुझे याद आया है कि 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी लाई थी। उस पॉलिसी का नाम था LPG पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर जो सख्त कानून थे उसको बहुत लिबरल किया गया था। लिबरल का मतलब क्या हो गया कि आज अगर फोकस क्लासेस चल रही है और आपको ये बोला जाए कि आपको टाई कोल्ड बैट पहन के आने हैं, उसके बिना आना ही नहीं है, तो कितने लोग आएंगे? नहीं आएंगे। तो बोला कि भाई आ ही नहीं रहे हैं, तो आपने बोला टी शर्ट में आओ, आप हाफ पैंट पहन के आओ, आप किसी भी कंडीशन में आओ, हम लिबरल हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। और वहीं से निकल के हमने LKYC को भी इंट्रोड्यूस किया। If you don't have PAN card, if you don't have Aadhaar card, you don't have election ID, you don't have driving license, you don't have passport and you don't have NREGA card, ये 6 नाम मैंने इस कारण से बताया है क्योंकि यही 6 नाम KYC के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। अगर किसी कस्टमर के पास ये 6 में से कोई भी चीजें नहीं है, फिर भी वो अकाउंट ओपन कर सकता है। जिस अकाउंट को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम है स्मॉल अकाउंट। समझ में आया? स्मॉल अकाउंट में हम जिस मेथड को अडॉप्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड LKYC। L का मतलब है, अब कहेंगे कि कल हो के आप LKYC अगर L भूल गए तो आपको कम से कम ये याद होना चाहिए कि सर ने LPG का फुल फॉर्म बताया था, लिबरलाइजेशन, तो वहां से लिबरल होना चाहिए, आपको लिबरल याद होना चाहिए। और KYC का मतलब तो आप जानते ही हैं, नो योर कस्टमर। और दूसरा LKYC को हम अडॉप्ट करेंगे। LKYC ये जो स्मॉल अकाउंट होगा, ये स्मॉल अकाउंट कितने दिन तक चलेगा? तो हमने अकाउंट आपका ओपन कर दिया, तो बैंक आपको पासबुक देती है, पासबुक पे आप फोटो लगाते हैं, बैंक ऑफिसर उस पर साइन करते हैं और उसको दिखा के आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर। मतलब ये है कि ये अकाउंट हमने ओपन किया, ये अकाउंट 12 महीने तक आप चला सकते हैं। 12 महीने के अंदर आप जैसे ही आधार कार्ड या फिर कोई भी इलेक्शन आईडी या कुछ भी बना के आप इस अकाउंट में डालेंगे, दिस अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू BS, BD,
account. A small account and BSBD account, the feature of both the accounts are same. The difference is only a small account is for only 1 year and BSBDA is for lifetime. ये 12 महीने तक का था, ये आपका लाइफ टाइम के लिए है। इसमें केवाईसी नहीं चाहिए, इसमें केवाईसी चाहिए। और इसी केवाईसी को जिस नाम से हम जानते हैं, मैंने केवाईसी का क्लास लिया था, किसी को याद है? अरे मैंने केवाईसी क्लास लिया था ना कुछ दिनों पहले। हाँ लिया था। हाँ, उसमें बताया था ना कि केवाईसी को जिस डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है ओवीडी। ओवीडी का फुल फॉर्म क्या बताया था? ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। कितने ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं? 6 डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कहे जाते हैं। कौन कौन सा? तो पैन कार्ड, यूआईडी, ईएल इलेक्शन, डीएल ड्राइविंग, उसके बाद पासपोर्ट, और छठा कौन सा? MNREGA, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। लिखें, फटाफट लिखें। यहां पर लिखें पीएमजेडीवाई अकाउंट, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना। 2 अकाउंट, 2 टाइप को इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। पीएमजेडीवाई ऊपर लिखिएगा। द फुल फॉर्म ऑफ पीएमजेडीवाई जो हमने गवर्नमेंट स्कीम में पढ़ा है, उसको 2 पार्ट में तोड़िए। एक में लिखिए स्मॉल और दूसरे में लिखिए बीएसबीडीए। बीएसबीडीए का फुल फॉर्म लिखिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, स्मॉल अकाउंट, और दूसरे में लिखिए बीएसबीडीए अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। पहली बात लिखें स्मॉल में केवाईसी इज नॉट रिक्वायर्ड। बीएसबीडीए में लिखें केवाईसी इज रिक्वायर्ड। बोलो बोलो सर। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है सर? केवाईसी का फुल फॉर्म है किस योर कस्टमर। नो सर, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। यस, नो योर कस्टमर। सर स्मॉल अकाउंट जो है उसमें 12 मंथ के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मतलब देना पड़ता है क्या? हाँ, अगर 12 के मंथ के अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दोगी तो अकाउंट विल बी फ्रीज। यू कैन नॉट मेक एनी ट्रांजेक्शन, नो डेबिट नो क्रेडिट। सर वो क्या लिखा है? MREGA मतलब क्या लिखा है सर वो पास के नीचे? MNREGA पहला लिखा है पैन कार्ड, दूसरा लिखा है आधार कार्ड, तीसरा लिखा है EL इलेक्शन आईडी या इलेक्शन कार्ड, चौथा लिखा है DL ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद लिखा है पासपोर्ट, और अंत में लिखा है मनरेगा। मनरेगा की स्कीम चलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर एक गांव में। फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट, जिसके अंदर कम से कम 150 दिनों तक का काम सरकार या फिर लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत मुहैया करवाएगी। जो भी बेरोजगार हैं, जो इच्छुक बेरोजगार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, बाद में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट। हम कहते हैं हमारे पास इतने बेरोजगार हैं, तो कैसे बेरोजगारी हम आंकते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा आगे चल के। इधर केवाईसी रिक्वायर्ड और केवाईसी के स्लैश में लिखिएगा ओवीडी। ओवीडी का फुल फॉर्म लिखिएगा ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। यहां तक कोई दिक्कत है? पूछिए, कोई दिक्कत है? नो सर। यहां तो स्टूडेंट पूछते ही नहीं है, गुरुजी ही स्टूडेंट के पीछे पड़े रहते हैं। अरे पूछो। हाँ बोलो बोलो। केवाईसी के लिए मिनिमम एज कितना होता है? केवाईसी के लिए मिनिमम एज मतलब? एक बार बोलो, फिर से बोलो क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए ना।
ऐड हटो ना सर, वो नोट्स। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, पूछो। किसी ने कोई क्वेश्चन तो पूछा, क्या पूछा पता नहीं चला, केवाईसी बोल रहा था। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 8:30 हो गए हैं, तो ना लेट से शुरू करना चाहिए ना जल्द लेट तक खत्म करना चाहिए। तो संभवतः इसी 9 पे MNREGA, MN महात्मा गांधी, N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, G फॉर गारंटी, A फॉर एक्ट। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास जो हमारी शुरुआत होगी वो यहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में बताऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। और भी बहुत सारे अकाउंट हैं जिसको आपको देखना, समझना, पहचानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, आज के टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। सर एक डाउट है सर, पीपीएफ अकाउंट में मतलब कोई भी बैंक में ओपन, कोई भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में ओपन कर सकते हैं? मतलब अगर मेरा एसबीआई में अकाउंट नहीं है, सेविंग्स अकाउंट, तो मैं पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता हूँ? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। आपने क्या पूछा कि आप कहीं भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यही पूछा ना? हाँ सर। नहीं भी कर सकते हैं। नहीं मतलब मेरा एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट नहीं है, तो मैं एसबीआई में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। बट कंडीशन अप्लाई, सुने। अगर ऑलरेडी आपका पीपीएफ अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और फिर आप अकाउंट ओपन किसी और बैंक में पीपीएफ कर रहे हैं, दिस इज इलीगल। 1% can hold only one PPF account across India. Clear? Yes, sir. For opening PPF account, it is not compulsory that you should keep your saving account with concerned bank. Clear? Yes, sir. सेविंग बैंक अकाउंट का होना is not compulsory for PPF. अगर बैंक वाले ये बात बोलते हैं आपको कि सेविंग तो है ही नहीं, कैसे खोलेंगे, उनको बोलने का कि सर लिख के दे दीजिए हमको, वो ऑटोमेटिक खोल देंगे। ठीक है? Yes, sir. ज्यादा जानकारी के लिए हमसे विशेष संपर्क आप कर सकते हैं। सर कर सकते हैं क्या? ओके। केवाईसी निकालनी, सर अगर केवाईसी निकालनी हो तो उसके लिए मिनिमम एज लिमिट क्या होता है? अच्छा, मेरे को ये बताइए भैया कि केवाईसी के लिए आप आधार बनाने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? ये सब लास्ट क्लास में हमने बताया था, आप बताइए जरा मेरे को। केवाईसी का मतलब क्या है? योर आइडेंटिटी, यही है ना? हाँ सर। केवाईसी का मतलब होता है योर आइडेंटिटी, मतलब बैंक आपको कैसे पहचानेगी? तो बैंक आपको आपके नाम से पहचानेगी, बैंक आपको आपके एड्रेस पे पहचानेगी और बैंक आपके फोटो पे पहचानेगी। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ केवाईसी, वन इज योर आइडेंटिटी प्रूफ, वन इज योर एड्रेस प्रूफ एंड थर्ड इज अ फोटोग्राफ। तो ये तीनों के लिए किसी भी मिनिमम एज बार का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 साल का बच्चा का भी आधार कार्ड बनता है, उसकी अपनी केवाईसी हो गई, उसके नाम से अकाउंट ओपन हो जाता है। 1 साल के बच्चे के नाम से अकाउंट ओपन होगा क्या? नो। ओपन होगा इन द नेम ऑफ नेचुरल गार्डियन ओनली, मतलब बच्चे का नाम और बाद में पेरेंट का नाम आएगा। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी? केवाईसी का मतलब है कि 1 साल के बच्चे का आधार कार्ड है क्या भाई? तो है भाई। तो देयर इज नो मिनिमम बेंचमार्क और देयर इज नो मिनिमम एज फॉर हैविंग आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। तो आप कभी भी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा सकते हैं। 1 साल के बच्चे का ही बनता है, 6 महीने के बच्चे का ही बनता है, माइनर पैन कार्ड, माइनर आधार कार्ड, है कि नहीं? सर पैन कार्ड के लिए एज लिमिट 80+ होता है ना सर? किसने बोला भाई? लास्ट क्लास आप थे, वो पहले बताइए।
नहीं सर, नया स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, नए हैं तो फॉर मेकिंग योर पैन कार्ड अर्लियर एज वॉज 18, आज के डेट में आपको आपका अगर 5 साल के हैं तो भी पैन कार्ड मिलेगा। सिर्फ क्या होता है कि माइनर पैन कार्ड पे आपके नाम के आगे माइनर लिखा रहता है ब्रैकेट में, और आपका फोटो उस पैन कार्ड पे नहीं रहता है। द ओनली डिफरेंस इन माइनर एंड मेजर पैन कार्ड इज योर फोटो इज एब्सेंट ऑन माइनर पैन कार्ड, whereas minor is specifically written on your PAN card. So after 18 years, when you will be major, you need to resubmit your application to remove the name of minor, and you have to put your photograph for re-uploading on your PAN card. That's it. ओके सर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास संभवतः आपकी क्लास की टाइमिंग चेंज रहेगी, एक बार आप अपडेट हो लीजिएगा कितने बजे की टाइमिंग आपके पास है, ठीक है? ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।